Good morning, students. I am Dr. Preeti Amita, Associate Professor Chemistry, SGG Government College, बांसवाड़ा. Inorganic Chemistry, BSc, सेकेंड ईयर. इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर का ये 4th वीडियो, 3 वीडियो पहले इसमें जारी किए जा चुके हैं. इसमें अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे. इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसका डिटेल आपको मैं बता दूंगी और किस तरह से कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनते हैं उसके बारे में ये थ्योरी पूरी दी गई है. जटिल यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, उसकी ज्योमेट्री, उनको समझाने के लिए लिनस पॉलिंग ने 1931 में एक हाइब्रिडाइजेशन वाली धारणा दी थी, संकरण वाली धारणा. और इस संकरण वाली धारणा के आधार पर ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पूरा डिटेल में समझाया गया है. यह कोवेलेंट कंपाउंड की जो थ्योरी है वो आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेशन या जटिल यौगिकों के लिए जो ये सिद्धांत है उसके अपन पॉइंट्स पढ़ते हैं. पहला पॉइंट, यह सिद्धांत मुख्य रूप से धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, बंध का कौन सा प्रकार है, जटिल यौगिक की ज्यामिति कैसी होगी, उसका चुंबकीय गुणधर्म क्या होगा, उसके बारे में बताता है. सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल मेटल आयन, उसकी उपसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन संख्या जो भी है उसी मेटल आयन की, उसके बराबर एस, पी व डी कक्षकों को रिक्त करके तैयार कर लेता है. इन रिक्त कक्षकों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है. इसका मतलब क्या हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू वेकेंट ऑर्बिटल. थर्ड पॉइंट, ये रिक्त कक्षक संकरण के द्वारा रिक्त संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं जो कि सभी समान ऊर्जा के होते हैं और इनकी संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है. अब चूँकि संकरित कक्षक क्या होता है, डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं, अतः ये एक निश्चित कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर लेते हैं, एक निश्चित डिज़ाइन भी आप कह सकते हो बना लेते हैं. किसके चारों तरफ, धातु आयन के चारों तरफ एक निश्चित ज्योमेट्री बना लेते हैं. और निश्चित ज्योमेट्री जो है वो किस पर डिपेंड करती है, कितने ज़्यादा उसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में. नीचे टेबल दी गई है जिसके अंदर बताया गया है डिटेल में कि धातु में आयन के संकरण का प्रकार कौन सा है, दूसरा उसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है, तीसरी उसकी ज्यामिति, चौथे कुछ एग्जाम्पल दिए गए. D2sp3 यदि आप देखेंगे तो उसमें 6 उपसंयोजन संख्या है, अष्टफल की या ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, और हेक्सासाइनो मैंगनीज, हेक्सा अमीन क्रोमियम, इस तरह के इसके एग्जाम्पल्स हैं. sp3d2 इसमें भी 6 उपसह संयोजन कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, और हेक्सा फ्लोरोफेरेट, हेक्सा एक्वो कोबाल्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. इसमें भी 6 लिगेंड्स, दोनों में 6 लिगेंड है. उपसंयोजन संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड. DsP2 तीसरी प्रकार का आप देखेंगे, DsP2 में 4 इसके उपसंयोजन संख्या है. ऑर्बिटल कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1d, 1s और 2p. ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल आपस में मिलकर के संकरण करते हैं. संकरण करके 4 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, संकरित ऑर्बिटल, जिनके चारों के नाम DsP2, 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 DsP2 है. ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बनाएंगे और इनके एग्जाम्पल दे रखा है, टेट्रा, साइनो, निकल और एट्सेट्रा. इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है sp3 जो है इसमें संकरण है, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जैसे कि आप मीथेन में देख चुके हैं वैसी की वैसी इसमें भी बनती है, और इसका एग्जाम्पल है टेट्राएमिन जिंक एंड सो ऑन. नेक्स्ट लास्ट है sp. s में 1s 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 2 ऑर्बिटल्स हैं, लीनियर ज्योमेट्री है, रेखीय डायएमिन अर्जेंटिनम, ये इसका एग्जाम्पल है. नाउ फोर्थ पॉइंट इसका क्या है कि इसके रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के पूर्ण भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. यह सिग्मा उपसह संयोजक बंध होता है. लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल की ओर दिए जाते हैं. धातु आयन लेता है, लिगेंड देता है. इस उपसंयोजन बंध में काफ़ी मात्रा में आयनिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं क्योंकि लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है. सभी लिगेंड 2-2 इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहे हैं, तो मेटल के ऊपर काफ़ी सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है. लिगेंड के पास, पांचवा पॉइंट, लिगेंड के पास कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का होना ज़रूरी है. सिग्मा उपसंयोजन बंध तभी बन पाएगा. सिक्स्थ, सिग्मा बंध के अलावा धातु आयन एवं लिगेंड के बीच उपसह संयोजक पाई बॉन्ड भी बनता है.
इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है जैसा कि नीचे बताया गया है कि मेटल से यदि लीगेंड की तरफ जो जा रहे हैं नीचे की तरफ पाई लिखा हुआ है, और लीगेंड से मेटल की तरफ जो तीर लगा है उसके ऊपर सिग्मा लिखा हुआ है, यानी कि लीगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है तब तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और वही मेटल आयन अपने खुद के इलेक्ट्रॉन वापस लीगेंड की तरफ देता है तो वो क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से सिग्मा और पाई एक साथ उपसहसंयोजन बंध बनते हैं। जब धातु आयन के पूर्ण भरे हुए कक्षक लीगेंड के रिक्त कक्षकों से अतिव्यापन करेंगे तो क्या होता है, दो तरह के पाई बॉन्ड्स बनते हैं। पहला देखिए, मेटल डी पाई लीगेंड पी पाई, यानी कि धातु आयन का पूर्ण भरा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म लीगेंड के पी कक्षक रिक्त में वह चले जाते हैं, दोनों के बीच अतिव्यापन होता है। इस प्रकार से कौन सा बनेगा, मेटल डी पाई लीगेंड पी पाई, जिसके पास जा रहे हैं वो रिक्त होगा और जो दे रहा है वो पूर्ण भरा कक्षक होगा। इसके एग्जाम्पल NO, CN-, CO इत्यादि। संक्रमण तत्वों की न्यून ऑक्सीकरण अवस्था में इस तरह का डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है। नाउ नेक्स्ट कौन सा होता है, मेटल डी पाई और लीगेंड डी पाई, अर्थात धातु आयन के पूर्ण भरे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म लीगेंड के रिक्त डी कक्षकों को दिए जाते हैं और इनमें अतिव्यापन होता है। ये कौन सा कहलाएगा, डी पाई बंध कहलाता है। इस संक्रमण में की न्यून ऑक्सीकरण अवस्था एवं ASR3, PF3 इत्यादि लीगेंड ऐसी स्थिति में डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। ऊपर वर्णित पाई बंध के निर्माण में DXY, DYZ, DXZ कक्षक भाग लेते हैं। किसके कक्षक हैं ये, मेटल के। इसी प्रकार पाई बंधों के बनने के लिए मेटल से लीगेंड धातु आयन एवं लीगेंड के बीच बने पाई उपसहसंयोजक बंध की मजबूती बढ़ जाती है। यानी कि पाई बंध बनने से क्या होता है, पहली बात तो मेटल के इसमें DXY, DYZ, DXZ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, डबल बॉन्ड बनने के कारण उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है। चूँकि यह सिग्मा बंधों के अपोजिट बनता है, अर्थात सिग्मा उपसहसंयोजक बंध में लीगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दिए जाते हैं, जबकि पाई में इलेक्ट्रॉन युग्म धातु से लिगेंड को दिए जाते हैं। इसे पश्च बंध या प्रतीप बंध या बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देखो, मेटल का D ऑर्बिटल है और लिगेंड का भी D ऑर्बिटल है। एरो मेटल से लिगेंड की तरफ बताया गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल से लिगेंड की तरफ जा रहा है। डी पाई नीचे लिखा हुआ है, ये पाई बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग है, पश्च बंध है, प्रतीप बंध है, इतने सारे इसके नाम होते हैं। नाउ अब अपन देखते हैं 7वां पॉइंट। संयोजी सिद्धांत में सिग्मा उपसहसंयोजक बंधों के बनने से धातु आयन पर काफ़ी ऋण आवेश एकत्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके स्थायित्व को समझाने के लिए पश्च बंध वाली बनाने की जो रीज़न दिया था इन्होंने, पॉलिंग ने, वो बहुत ही सफल माना गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही लीगेंड मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स देते हैं, यदि आप 4 की बात करते हैं, चतुष्फल की या स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, तो 4 या 6 लीगेंड अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देंगे, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 12 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के ऊपर आ जाएंगे। इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर आने के कारण उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसको डी पाई पी पाई या पश्च बंध के द्वारा थोड़ा सा जस्टिफाई किया जाता है। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, पॉलिंग ने संकुल में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञान उनके चुंबकीय गुणधर्मों के मापन के द्वारा बताया। चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करने का एक सफल प्रयास किया। किन संकुलों में बंध की प्रकृति सहसंयोजक होगी और किन में आयनिक, इसको भी उन्होंने क्लियरली बताया था। बंधों की प्रकृति को भी समझाया था, कोविलेंट है या कोऑर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बता दी गई थी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है कि ये किस तरह से मेटल और लिगेंड बॉन्ड में स्थायित्व होता है, उसके लिए उन्होंने पूरा बैक बॉन्डिंग को अलग से एक्सप्लेन किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के में बताने के कारण सबसे मेन जो इसका नेगेटिव पॉइंट था वो यही था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आने के कारण मेटल के ऊपर लिगेंड के वो बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाता है और अधिक आवेश वाला तंत्र कभी भी स्थायी नहीं रहता है। इसलिए यदि अपन हेक्सासाइनोफेरेट की बात करते हैं, इसमें आप देखिए Fe2+ आयन की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंडों के द्वारा जाएंगे तो इसके ऊपर 4 आवेश आ जाएगा जो कि अस्थायी अवस्था को, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इतनी एक ही मेटल के ऊपर रहेंगे तो नेचुरली वो रिपल्शन होगा और रिपल्शन के कारण वह अस्थायी हो जाएगा। और संकुल निर्माण में इस प्रकार एकत्रित आवेश धातु एवं लिगेंड के मध्य पुनः इस प्रकार वितरित होगा कि किसी भी परमाणु पर +-1 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सके। आवेश का जो ये पुनर्वितरण है, यानी कि वापस से मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को लिगेंड की तरफ जो वितरित होना है, ये 2 प्रकार से समझाया गया था। पहला तो पश्चबंध और दूसरा विद्युत उदासीनता सिद्धांत। पश्चबंध जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि मेटल से लिगेंड की तरफ पाई बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध बनता है, जिसमें मेटल के तो पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं और लिगेंड के रिक्त कक्षक होंगे। रिक्त कक्षक भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो पी होगा और एक डी होगा। तो डी पाई और डी पाई 2 तरह के पश्चबंध बन जाएंगे। ये पश्चबंध बनने के कारण ये क्या होगा कि सारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिगेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और लिगेंड की तरफ शिफ्ट होने के कारण रिपल्शन कम हो जाएगा और रिपल्शन कम होने के कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। अष्टफलकीय एवं वर्गाकार संकुलों में पश्चबंधन के लिए धातु आयन के पूर्ण भरे dxy dyz dxz कक्षकों का और लिगेंड के रिक्त डी कक्षक पाई स्टार का उपयोग होता है। जैसे लिगेंड Pr3 Sr2 AsR3 हो तो इनमें क्रमशः फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक परमाणु के रिक्त डी कक्षक धातु आयन के पूर्ण भरे कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके डी पाई पश्चबंध बना देंगे। परंतु यदि लिगेंड Cn-CO NO2- NO+ हो, जिससे दाता परमाणु की विद्युत ऋणता कम है, अर्थात ये दुर्बल इलेक्ट्रॉन दाता हैं, तो साथ ही धातु आयन की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में प्रबल संकुल भी बनाते हैं, तो लिगेंड के रिक्त पी कक्षक पश्चबंध में भाग लेकर डी पाई अतिव्यापन करते हैं। इसी तरह से जैसे अमोनिया, जल, फ्लोराइड आयन आदि लिगेंडों में पश्चबंध की संभावना नहीं होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं, क्यों नहीं होती इसमें पश्चबंध से स्थायित्व की बजाय ये सब क्या होते हैं, तरह तरह की अनुनादी संरचनाएं बना लेते हैं और अनुनादी संरचना बनाने के कारण स्थायित्व को शो कर देते हैं। और अमोनिया में न तो दाता परमाणु में रिक्त डी कक्षक हैं तथा अन्य कक्षक जो कि पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं वे भी पूरे भरे हुए हैं। उदाहरण के लिए टेट्रा कार्बोनिल निकल संकुल के स्थायित्व को समझाने के लिए चित्र में आप देखिए पश्च पाई बंधन को प्रदर्शित किया गया है। यह निकल परमाणु का पूर्ण भरा डी कक्षक एवं कार्बोनिल के कार्बन परमाणु का पी कक्षक अतिव्यापित होकर के डी पाई पश्चबंध बनाता है। इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, निकल और कार्बोनिल के बीच में जो डॉटेड लाइन है ये तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो कि नॉर्मल बॉन्ड बनता है, और निकल के ये जो लोब वाले बताए हैं तो निकल का तो डी और कार्बोनिल के कार्बन का पी, इस तरह के दोनों अतिव्यापन के साथ क्या बना रहे हैं, डी पाई पश्चबंध बना रहे हैं। इसी तरह का पश्चबंधन आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर धातु के डी कक्षक एवं लिगेंड के आबंधी पाई स्टार कक्षक के अतिव्यापन द्वारा भी संभव है। इसे अपन बाद में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे जब देखेंगे। अनुनाद किस तरह से इसमें शो करते हैं, देखिए निकल CO, तो इसमें दूसरा अनुनादी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, निकल के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गए। एक में पहले वाले में एक तरफ सिंगल है और एक तरफ ट्रिपल है, तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा करके बना करके वो स्टेबल या स्थायित्व को जस्टिफाई कर देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल से ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो रहे हैं। इसमें कार्बोनिल के कार्बन परमाणु पी कक्षक, निकल के डी कक्षक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अतः जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ पाई बंध नहीं बना सकता, इसीलिए ऐसी स्थिति में CO बंध की संख्या में कमी, निकल कार्बन बंध संख्या में वृद्धि होगी। अतः अनुनादी संरचना में निकल डबल बॉन्ड C
एंड डबल बॉन्ड O का जितना अधिक योगदान अनुनाद संकर बनाने में होगा, उतना ही अधिक आवेश निकल परमाणु से ऑक्सीजन पर परमाणु पर विस्थापित होगा। धातु आयन लगभग उदासीन या कुछ धनात्मक आवेश को प्राप्त कर लेगा। लिगेंड अणु भी लगभग उदासीन या कुछ ऋणावेश को ले लेगा। इस तरह से इस मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से स्थायित्व होता है, पश्चबंध, अनुनादी संरचनाएं, और इसके कारण स्थायित्व को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या आ गया है, उपसंयोजक बंध द्वारा संकुल निर्माण में ऐसा होता है कि धनायन पर काफ़ी ऋणावेश आ जाएगा, परंतु वास्तव में पश्चबंध अनुनाद और एकत्रित आवेश को दूर कर देते हैं। धातु पर नगण्य ही सही, परंतु सदैव कुछ न कुछ धनात्मक आवेश जरूर रहेगा, क्योंकि यह गणना के द्वारा प्राप्त किए मतलब रिजल्ट्स हैं कि COS4 6- तथा अष्टफल के TiF6 3- संकुल आयनों में कोबाल्ट और टाइटेनियम पर +0.13 और +1.12 आवेश प्राप्त हुए हैं। यानी मेटल आयन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ ही रहेगा। दूसरा नियम जो कि इसके स्थायित्व को समझाता है, उसको अपन कहते हैं विद्युत उदासीनता सिद्धांत। पॉलिंग ने यह सिद्धांत बताया था कि वे संकुल अधिक स्थायी होंगे जिनमें लिगेंड की विद्युत ऋणता ऐसी हो जो कि धातु लगभग उदासीन अवस्था को प्राप्त कर सके। जैसे यदि लिगेंड का दाता परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु NOF हो तो उपसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म इन परमाणुओं के नज़दीक ही रहेंगे, जिससे धातु पर कुछ धनावेश प्रेरित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप धातु पर एकत्रित ऋणावेश लगभग दूर हो जाएगा और धातु लगभग उदासीन परमाणु के रूप में रह जाएगा। उदाहरण के लिए यदि टेट्रा एक्वो बेरिलियम है और हेक्सा एक्वो बेरिलियम है, दोनों के स्थायित्व का कंपैरिजन किया जाए तो टेट्रा एक्वो बेरिलियम अधिक स्थायी होगा, क्योंकि बेरिलियम के +2 आवेश को जल के 4 अणु प्रभावी रूप से समाप्त कर देते हैं। बेरिलियम परमाणु उदासीन हो जाएगा। इस संकुल में बेरिलियम परमाणु पर आवेश की गणना निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। एक फॉर्मूला है P = 16 x1 - x2 + 3.5 x1 - x2 का होल स्क्वायर, या x1 x2 या तत्वों की विद्युत ऋणता है। गणना द्वारा जब इसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है तो बेरिलियम परमाणु पर आवेश -1.12 प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है? हेक्सा वाले में, हेक्सा एक्वो बेरिलियम में। अतः मेटल के ऊपर जैसे ही माइनस चार्ज आता है वो अस्थायी माना जाएगा। यदि मेटल के ऊपर जब तक प्लस चार्ज नहीं रहता है तब तक वो ही स्थायी माना जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम के हेक्सा अमीन एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वो में भी देखा गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन के द्वारा इजीली कहा जा सकता है कि वही लिगेंड जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मेटल की तरफ नहीं दे करके अपनी तरफ थोड़ा सा रखें, जिसके कारण मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आए और वो मेटल कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका धातु लिगेंड की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। धातु आयन की मुक्त अवस्था एवं संकुल में पॉलिंग ने क्या करा, चुंबकीय गुणधर्म के परिवर्तन के आधार पर मेटल लिगेंड बंध की प्रकृति और संकुल की ज्योमेट्री निर्धारण काफ़ी हद तक प्रयास किया है। क्या करा है, धातु आयन को मुक्त अवस्था और संकुलित अवस्था में, यानी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और अलग से फ्री मेटल जब है, दोनों के चुंबकीय गुणधर्म का पता लगाया। चुंबकीय गुणधर्म मतलब चुंबकीय आघूर्ण, दोनों में चुंबकीय आघूर्ण का पता लगाया। μ = √n(n+2) बोर मैग्नेटॉन। इसको कहते हैं बोस स्टोनर केवल चक्रण सूत्र। यहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे कैलकुलेट किया है। अब इसमें क्या क्या पता चलता है देखिए, मुक्त धातु आयन एवं संकुल अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण के मानों में यदि भिन्नता होगी, मुक्त में अलग आ रहा है, संकुल में अलग आ रहा है, तो मेटल लिगेंड बंध आवश्यक रूप से सहसंयोजक प्रकृति का होगा तथा संकुल न्यून चक्रण कहलाएगा। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के बाद ये एक चीज़ ये पता चली। दूसरा, सहसंयोजक प्रकृति के संकुलों में संकरण में अंतः कक्षकों का उपयोग होता है और अंतः कक्षक संकुल कहा जाता है। अर्थात अष्टफल, जब ऑक्टाहेड्रल की अपन बात करेंगे तो कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, इसमें D2sp3। उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, n-1 D2 NsNP3।
ये उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। और यदि मुक्त धातु आयन एवं संकुल के चुंबकीय आघूर्ण के मान में कोई अंतर नहीं आता है तो ऐसे संकुल मेटल लिगेंड बंध आवश्यक रूप से आयनिक प्रकृति का होगा। ऐसे संकुल उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। इन संकुलों में संकरण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक बाह्यतम होंगे। बाह्य मतलब बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स NS, NP, ND यानी sp3d2 ये वाला इसका वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऐसे संकुलों को बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। अब ये सारा एक्सप्लेनेशन 2 लाइन में नीचे बताया गया है। निम्न चक्रण संकुल इज इक्वल टू सहसंयोजक संकुल इज इक्वल टू अंतःकक्षक संकुल इज इक्वल टू प्रतिचुंबकीय। ये कब होगा, ये किस अवस्था में होगा? सहसंयोजक प्रकृति वाला क्या देखा था अभी अपन ने ऊपर कि यदि मुक्त धातु आयन और संकुल के चुंबकीय आघूर्ण में कोई अंतर नहीं आता है तब तो वो आयनिक हो जाता है, लेकिन यदि बहुत अंतर आता है तो निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए आगे। जब उसके मुक्त धातु आयन और संकुल के चुंबकीय आघूर्ण में अंतर हो तो उच्च चक्रण संकुल बनेंगे इज इक्वल टू आयनिक संकुल इज इक्वल टू बाह्य कक्षक संकुल इज इक्वल टू अनुचुंबकीय। ये सारे रिलेटेड हैं आपस में। संकुलों में अंतःकक्षक संकरण होता है। वे बाह्य कक्षक संकरण वाले संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं, जिसमें अंदर वाले अंतःकक्षक काम में आते हैं, यानी कि D2sp3 वो sp3d2 से ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि अंतःकक्षक संकरण में कम ऊर्जा वाले कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि बाह्य कक्षक वाले में अधिक ऊर्जा वाले संकरण यानी D2 बाहर वाला यानी कि ज़्यादा ऊर्जा वाला संकरण में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये थोड़े से कम स्थायी हो जाएंगे। चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर संकुल की प्रकृति का निर्धारण सभी संकुलों में सही नहीं पाया गया। फिर भी बहुत सारे ऐसे संकुल थे जिनके आधार पर इनको मतलब क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया। पॉलिंग ने लिगेंड पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु संकुल निर्माण में संकरण का निर्धारण लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। खाली मेटल को ही लेकर के अपन सारा नहीं देख सकते। जैसे यदि लिगेंड परमाणु F या O हो तो इलेक्ट्रॉन युग्म इनके अधिक नज़दीक रहेगा, इनके ज़्यादा पास रहेगा, तो ऐसी स्थिति में धातु आयन के बाह्यतम कोश जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। बाहर वाला D क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोराइड और ऑक्सीजन के उनके ज़्यादा पास रहेंगे, वो मेटल के बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। अंदर नहीं जाने के कारण वो बाहर वाले D ऑर्बिटल के साथ ही संकरित करके sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और बाह्य कक्षक के साथ ही अतिव्यापन करके बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण करते हैं। जबकि न्यून विद्युत ऋणी जिनकी विद्युत ऋणता कम है, जैसे फास्फोरस, कार्बन, Ac, ये क्या करेंगे? मेटल धातु का जो एरिया है उसके काफ़ी अंदर तक चले जाएंगे, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता कम है तो ये मेटल के पास अट्रैक्ट होकर काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। जब वो काफ़ी आगे तक जाएंगे तो अंदर वाले D ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में काम में ले लेंगे, यानी कि D2sp3 टाइप का इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस प्रकार जब प्रबल लिगेंड द्वारा संकुल ऐसी स्थिति में अंतःकक्षक बन जाएंगे। इस प्रकार जब प्रबल लिगेंड वाला संकुल निर्माण होगा तब धातु आयन और लिगेंड के बीच अच्छी अन्योन्य क्रिया होगी। अंतःकक्षक संकरण द्वारा संकुल बनेगा जो कि प्रतिचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। प्रबल एवं दुर्बल लिगेंड को पॉलिंग ने के द्वारा परिभाषित कोई ऐसा विशेष किया नहीं गया था। ये सारा हो गया आपका विद्युत धातु और लिगेंड बंध की प्रकृति किस प्रकार की और कैसी होती है। इसमें मेन तो आपको ये फर्स्ट और सेकंड लाइन जो कि समझाई गई है, उच्च चक्रण इज इक्वल टू आयनिक संकुल इज इक्वल टू बाह्य संकुल इज इक्वल टू अनुचुंबकीय, ये मेन चीज़ है। इसको आप याद रखेंगे तो कंप्लीट डिटेल आप इजीली लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसका संकुलों की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुणधर्म। इसमें पूरी टेबल नीचे दी गई है। पहला संकरण यदि D2sp3 टाइप का संकरण है या sp3d2 अष्टफल की ये ज्यामिति है तो उसकी बंध सामर्थ्य होगी 2.9। DsP2 टाइप का है तो वर्गाकार समतलीय, इसका बंध सामर्थ्य होगा 2.7। sp3 टाइप का संकुल है, चतुष्फल की होता है, इसकी सामर्थ्य 2। sp रेखीय 1.9। अब ये टेबल क्या शो करता है?
बंध सामर्थ्य के मान से स्पष्ट हो जाता है। बंध सामर्थ्य माने किसी भी बंध की स्ट्रॉन्गनेस। इसके कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि धातु आयनों में 6 लिगेंडों से संयुक्त यानी कि ऑक्टाहेड्रल संकुल सबसे ज़्यादा स्थायी माने गए हैं, क्योंकि इसका बंध सामर्थ्य 2.9 है, जैसा कि टेबल में बताया गया है। तो ये पाया गया कि अष्टफल की ज्यामिति वाले संकुलों की संख्या अन्य ज्यामिति वाले संकुलों से अधिक होती है। बंध सामर्थ्य के आधार पर संकुलों के स्थायित्व और निर्मित होने की संख्या का क्रम भी बताया गया। अष्टफल के सबसे ज़्यादा होते हैं, वर्गाकार समतलीय उससे कम होंगे, चतुष्फल के उसके कम होंगे और रेखीय उससे भी कम होंगे। जब धातु आयन पर dx² y² या dz² कक्षक रिक्त होंगे तो हमेशा अष्टफलकीय संरचना बनेगी, क्योंकि अष्टफलकीय का जो डिज़ाइन है वो dx² y² dz² एक्सिस के एलोंग होता है। जब सिर्फ dx² y² कक्षक रिक्त हैं तो वर्गाकार समतलीय बनेगा। जब धातु आयन का dz² कक्षक पूर्ण भरा हुआ है तो लिगेंड z अक्ष की दिशा में नहीं जुड़ सकता, इसलिए ऐसी स्थिति में केवल वर्गाकार समतलीय बन पाएगा, जो कि अष्टफलकीय ज्यामिति को प्राप्त नहीं कर सकता। अब जब धातु आयन के पास लास्ट में डी कक्षक पूर्ण भरे हुए हैं तो उसमें केवल डी कक्षक संकरण में भाग लेंगे नहीं, केवल sp3 टाइप का ही संकरण हो पाएगा, जो कि चतुष्फलकीय ज्यामिति को संकुल को बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये कंप्लीट हो गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अनुप्रयोग, इसके चुंबकीय गुणधर्म, सारा एक्सप्लेनेशन, किस तरह से स्थायित्व होता है संकुल का, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दी गई है। अब अलग अलग ज्योमेट्री के एग्जाम्पल लेकर के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और आगे समझाया जाएगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।